नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी खुश और स्वस्थ होगा। इसके साथ ही मुझे ये विश्वास भी है कि हम महाराष्ट्र से यानी कि अपने पिछले सफ़र से आदिवासी भारत की जो कहानियाँ लेकर आए वो आप देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ, नए एपिसोड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्राइबल किचन के। तो दोस्तों, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र से बहुत सारी कहानियाँ लेकर आए थे और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा दायरा मैं भी भारत चैनल का बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जो आदिवासियों के बाकी मसले हैं, पेचीदा मसले हैं, उनके जो और सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आस्थाओं के मसले हैं, उनको और विस्तार से कवर कर सकें। उसके लिए हम एक्सप्लेनर और जोहार ज़िंदगी दो नए प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए हैं। एक्सप्लेनर स्मिता नायर करती हैं और जोहार ज़िंदगी को लीड कर रही हैं चित्रता सान्याल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो प्रोग्राम भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें, अपनी राय ज़रूर बताएं कि उसमें क्या और सुधार की गुंजाइश है, क्या आप किसी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, जल्दी ही हम फिर से निकलेंगे, आदिवासी भारत में जाएंगे और नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज आपसे बात करने का एक मकसद तो ये था कि काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हो रही थी। दूसरी वजह यह है कि एक खूबसूरत सी कहानी हमारे एक देखने वाले ने, आप ही लोगों में से, हमें भेजी है। उनका नाम विनोद दुमाड़ा है। अपनी जगह के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है कि वो कहाँ से हैं, लेकिन विनोद दुमाड़ा उनका नाम है। और हमने जब महाराष्ट्र से कातकरी आदिवासी समुदाय पर एक एपिसोड किया था तो उसमें हमने कहा था कि उस बस्ती में जहाँ हम मौजूद थे, कातकरी आदिवासियों की जो बस्ती थी, उसका नाम मुंबई पाड़ा बताया गया था हमें। और लेकिन उस गांव के ज़्यादातर लोग ये नहीं बता पाए थे। जिन भी दो चार लोगों से हमने पूछा था कि मुंबई पाड़ा नाम कैसे पड़ गया, क्योंकि मुंबई वहाँ से करीब करीब 125-150 किलोमीटर दूर है। तो मुंबई पाड़ा कैसे उस गांव का, उस बस्ती का नाम पड़ा। उस पर एक बहुत मज़ेदार कहानी, एक इंटरेस्टिंग, रोचक तथ्य उन्होंने भेजा है। और विनोद दुमाड़ा बताते हैं कि दरअसल इस गांव का नाम पारडी गांव है और जब अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पर तो ये जो इलाका है ये पालघर की डाहणु तहसील का इलाका है और डाहणु जो है एक बंदरगाह भी है। और एक वक्त में वहाँ पर ईरानी लोग, पारसी लोग जिनको कहते हैं, वो आए और बड़ी तादाद में वो डाहणु के इलाके में बसे। हम लोग भी जब हम गए थे वहाँ पर तो हमने ये पाया था कि वहाँ पर ईरानी कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और काफ़ी हद तक वहाँ का बिजनेस कंट्रोल करते हैं। तो विनोद जी ने ये जानकारी दी है कि दरअसल जो पारडी गांव हैं ये इसकी ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो एक पारसी सेठ ने अंग्रेज़ों से अपने नाम करा ली थी, हासिल कर ली थी, उस पर उनका कब्ज़ा हो गया था। और उसके बाद ये जो पारसी सेठ हैं, इन्होंने ये जो ज़मीन थी जो इन्होंने अपने नाम करा ली थी, आदिवासियों की ज़मीन थी, वो उसको एक गुजराती सेठ को बेच दिया बाद में। और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा डेयरी फार्म और कुछ स्कूल और कुछ चीज़ें बनाई हैं। और ये जो कातकरी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इनको एक गांव के पास एक बस्ती में बसा दिया गया। विनोद जी बताते हैं कि दरअसल जो आदिवासी हैं वो, उनके जो गांव हैं उनमें मिक्स आबादी बहुत कम मिलती है। वो अपने समुदाय के जंगल में
हैमलेट्स, छोटी छोटी बस्तियां बसाते हैं। एक गांव में कई कई बस्तियां होती हैं, बल्कि एक पाड़ा, या जैसे मध्य प्रदेश में उसको फलिया बोला जाता है, राजस्थान में जैसे ढाणी बोला जाता है, तो वो परिवार की होती है। एक परिवार का एक मोहल्ला जो है वो बड़ा हो जाता है 8-10 घरों का। तो उनका कहना ये है कि आम तौर पर आदिवासी गांव में मिक्स आबादी कम मिलती थी, लेकिन ये जो बस्ती बसी, इस बस्ती में धोड़िया, वारली, कोंकणा, बस्ती के आसपास और भी कई आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे, और कुछ गैर आदिवासी समुदाय के लोग भी उस बस्ती के आसपास रहते थे। इस तरह से एक मिक्स आबादी के इलाके में ये कातकरी समुदाय आ गया। और पारडी गांव का ये जो बस्ती थी, इसका नाम पहले नवी मुंबई पड़ा। और नवी मुंबई क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से, इस जगह से करीब 125 किलोमीटर दूर है मुंबई, और मुंबई एकमात्र शहर उन आदिवासियों ने सुना था जिसमें मिक्स आबादी रहती है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग समुदाय के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक जगह पर रहते हैं। तो इसलिए उस बस्ती का नाम पहले नवी मुंबई रखा गया, और बाद में उसको फिर मुंबई पाड़ा कहा जाने लगा। और विनोद जी जो हैं वो और जानकारी देते हुए कहते हैं कि जो कातकरी समुदाय है वो, क्योंकि डीनोटिफाइड आदिवासी समुदाय है। डीनोटिफाइड आदिवासी समुदाय का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इन आदिवासी लोगों को, जो कातकरी आदिवासी समुदाय है, इसको ऐसे लोगों के समूह के तौर पर जाना जाता था जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति है, यानी कि वो क्राइम करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। आज़ादी के बाद इन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया, लेकिन उनके साथ उनकी इमेज पर, उनके बारे में जो धारणा बनी हुई है वो अभी भी ऐसी है कि वो अपराध करते हैं, अपराधों में शामिल होते हैं। इसलिए उनको आसानी से रोज़गार नहीं मिलता है, कोई अपने गांव में, मोहल्ले में उनको बसने नहीं देता है। एक तरह से वो थोड़े अलग थलग आज भी हैं। तो वो बताते हैं, विनोद बताते हैं कि दरअसल अगर आप जाएंगे पालघर में, ठाणे में, तो आपको कई ऐसे किस्से मिलेंगे जहां आदिवासियों ने बड़े सेठों से अपनी ज़मीन हासिल की, और ये नियम लागू हुआ कि जो जोतेगा ज़मीन उसी की है। लेकिन क्योंकि कातकरी आदिवासी समुदाय खेती में माहिर समुदाय नहीं है, इसलिए उनके लिए मुश्किल, आज भी उनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं, और वो क्योंकि उनके घर और बस्ती के आसपास उनको रोज़गार नहीं मिलता है, तो वो उनको दूर जाना पड़ता है मेहनत मजदूरी करने के लिए। हमने मुंबई पाड़ा के बारे में पूछा था, लेकिन विनोद दुमाड़ा साहब ने एक और उदाहरण दिया है जो मज़ेदार है, कैसे गांवों के नाम पड़ते हैं। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर दापचरी प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग विस्थापित हुए थे। विस्थापन और आदिवासी, आप से कई बार इस मसले पर चर्चा हुई, आगे भी होती रहेगी। हम जब महाराष्ट्र गए थे तो कई कहानियाँ उस पर हमने की हैं, आप वो देख सकते हैं एपिसोड। लेकिन दापचरी प्रोजेक्ट के जो लोग विस्थापित हुए, उनमें से कुछ लोगों को एक वडोली गांव के पास बसाया गया, कुछ लोगों को। और जो वडोली गांव के पास जब उनको बसाया गया, तो जैसे कातकरी आदिवासी समुदाय के लोगों को जहां बसाया गया, वहां आसपास दूसरे समुदाय के लोग भी रहते थे, वैसे ही जो दापचरी प्रोजेक्ट के विस्थापित आदिवासी बसे, वहां पर भी दूसरे आदिवासी समुदायों के लोग और गैर आदिवासी समुदायों के लोग भी रहते थे। इसलिए वो जो गांव बसा, उसका नाम रखा गया भेल पाड़ा। भेल यानी कि भेल, आपने सुना होगा भेलपुरी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं।
उसमें उसमें प्याज, टमाटर, मुरमुरा, खटाई और बहुत सारी चीज़ें, मूंगफली के दाने, चने के दाने, मतलब एक मिक्स करके वो एक खाने की चीज़ बनती है। तो इसलिए उसका नाम भेलपाड़ा पड़ा था, जो अब बदल कर नवापाड़ा हो गया है। अब अगर आप रिकॉर्ड में ढूंढेंगे भेलपाड़ा तो शायद आपको ना मिले, क्योंकि अब उस गांव का नाम नवापाड़ा कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ मुझे लगा कि मज़ेदार टिप्पणी उन्होंने भेजी, जानकारी भेजी। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये कमेंट पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया, समय निकाला और कमेंट किया हमारे काम के बारे में, एक नई जानकारी दी। तो मुझे लगा कि इसको शेयर किया जाना चाहिए आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस जानकारी के बाद, और कैसे गांवों के, इलाकों के नाम पड़ते हैं, इसका कुछ एहसास आपको हुआ होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आप ये तारपा का मॉडल हमें वहाँ के एक आदिवासी गांव में एक कलाकार ने दिया था। आप वहाँ जाएंगे तो बहुत खूबसूरत इलाका है पालघर और ठाणे का। वहाँ जाके, और ख़ास तौर पे मॉनसून के वक्त में बेहद खूबसूरत हो जाता है। आप अगस्त से लेके दिसंबर, जनवरी तक अगर जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। समंदर है, जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत खूबसूरत लोग और बहुत सुंदर उनकी संस्कृति और कला है। वारली पेंटिंग वहीं पैदा हुई है और फली फूली है। ये सारी कहानियाँ हमारे YouTube चैनल पर भी मौजूद हैं। सबके लिए जाना संभव नहीं होता, लेकिन जब भी मौका लगे उस इलाके में जाइएगा। वहाँ रहने के लिए होटल वगैरह भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों जल्दी ही एक और सीरीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।